हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग टुडे पे आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एजुकेशन लोन। इस वीडियो में हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एजुकेशन लोन का, कौन कौन से कोर्स के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, कौन से एक्सपेंसेस कवर होते हैं, डिसबर्समेंट कैसे मिलेगा लोन का, उसका रीपेमेंट कैसे करना रहेगा, मॉरेटोरियम पीरियड में ब्याज का कैलकुलेशन कैसे करता है बैंक, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे, सिक्योरिटी या गारंटी देनी होगी, अगर देनी होगी तो कब देनी होगी, कौन कौन से सब्सिडी स्कीम्स अवेलेबल है एजुकेशन लोन के लिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो 99% डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे एजुकेशन लोन के बारे में। फ्रेंड्स, पर्पज़ क्या रहेगा एजुकेशन लोन का, तो स्टडी इन इंडिया और अब्रॉड, इंडिया में स्टडी करने के लिए या फिर आउट ऑफ इंडिया स्टडी करने के लिए एजुकेशन लोन मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, द स्टूडेंट शुड बी एन इंडियन नेशन, मतलब कोई भी इंडियन इंडिविजुअल है तो उसे ये एजुकेशन लोन मिल जाता है। कई सारी बैंक एनआरआईज को भी लोन दे रही है, मगर कंडीशन ये रहती है कि वो इंडिया में स्टडी करने के लिए होना चाहिए। The student should have secured admission to eligible course in recognized institution in India or abroad, मतलब जहाँ पे वो स्टडी करने वाला है वहाँ पे उसका एडमिशन कंफर्म हो गया होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम शुड बी एज अंडर, मतलब जनरल कैटेगरी में आता है तो उसका मिनिमम 60% होना चाहिए, ओबीसी में आता है तो 55% होना चाहिए, SC ST में है तो मिनिमम 50% होने चाहिए उनके प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में। अगर उसका जो इंस्टीट्यूट है मार्क्स की जगह पे ग्रेड असाइन करता है तो ये जो ग्रेड रहेंगे वो ये अबोव परसेंटेज के इक्विवेलेंट होना चाहिए। फ्रेंड्स, एजुकेशन लोन में को एप्लीकेंट कंपलसरी होना चाहिए, मतलब वो जॉइंट होल्डर हो जाएगा एजुकेशन लोन में। तो कौन कौन को एप्लीकेंट हो सकता है, तो को एप्लीकेंट में पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, या फिर पेरेंट्स इन लॉ हो सकते हैं, मतलब फादर इन लॉ या मदर इन लॉ एज अ को एप्लीकेंट ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पे पेरेंट्स जिंदा नहीं है तो उस केस में कोई क्लोज रिलेटिव या फिर गार्डियन एज अ को एप्लीकेंट ज्वाइन कर सकता है। एलिजिबल कोर्सेज कौन कौन से रहेंगे, तो अप्रूव्ड कोर्सेज लीडिंग टू ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ recognized by UGC, government, AICTE, AIBMS, ICMR, etc. Courses like ICWA, CA, CFA, etc. Courses conducted by IIMs, IITs, IISCs, XLRI, NIFT, NID, etc. Regular degree diploma courses like aeronautical, pilot training, shipping, etc. 3 years technical diploma courses in polytechnical institutes, provided the courses are offered by approved recognized colleges or institutions. Teachers training or nursing or B.Ed courses will be eligible for education loan provided the training institutions are approved by either by central or state government, and such courses should lead to degree or diploma courses and not to certificate course, मतलब कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स के लिए रहेगा तो एजुकेशन लोन अवेलेबल नहीं रहेगा। लोन्स कैन अल्सो बी कंसिडर्ड फॉर कोर्सेज अंडर मैनेजमेंट कोटा, हावेवर लोन अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड टू फी स्ट्रक्चर एज अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी। पार्ट टाइम कोर्सेज के लिए भी अवेलेबल रहता है एजुकेशन लोन, जैसे कि रिसर्च वर्क है PhD करने के लिए तो उसके लिए एजुकेशन लोन अवेलेबल रहता है। ऑफ कैंपस कोर्सेज, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑन साइट और पार्टनरशिप प्रोग्राम्स और अदर ट्रेनिंग कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल फॉर द लोन्स, मतलब ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये सब कोर्सेज एलिजिबल नहीं होंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं, स्पेशली अब्रॉड में एडमिशन लिया रहता है आपने,
तो बैंक्स आपका ये जो वेबसाइट है www.webometrics.info उस पर चेक करता है कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है टॉप 3000 इंस्टीट्यूट्स में अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो नॉर्मली आपको फाइनेंस हो जाता है। हु विल गेट द लोन? तो ओनली इंडियन इंडिविजुअल्स विल गेट द लोन, अगर वो इंडिया में स्टडी कर रहा हो या अब्रॉड कर रहा है। कुछ बैंक्स जो है एनआरआईज को भी दे रहे हैं लोन, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि वो स्टडी इंडिया में करना चाहिए। क्वांटम ऑफ लोन क्या होगा, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या होगा? फ्रेंड्स, पहले ये हुआ करता था इंडिया में स्टडी करना है तो मैक्सिमम 10 लाख तक लोन मिलता था, और आउट ऑफ इंडिया स्टडी करना है तो 20 लाख तक मिलता था लोन। उसके बाद उसको इंक्रीज़ करके कुछ बैंकों में 50 लाख या 75 लाख तक कर दिया था। अभी जो है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर कॉलेज अप्रूव्ड है, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो ऑफिशियल है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी के कितना लोन मिलेगा उसके लिए। हाँ, एज क्या होनी चाहिए? तो स्टार्टिंग एज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर अगर स्टूडेंट माइनर हो तो उसके बिहाफ में उसके पेरेंट्स को डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, और जब भी वो स्टूडेंट मेजॉरिटी अटेंड कर लेगा तब उससे रेटिफिकेशन मांगना पड़ेगा, या फिर फ्रेश डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस टाइम पे। मार्जिन क्या रहेगा एजुकेशन लोन के लिए, मतलब आपको कितने पैसे निकालने पड़ेंगे आपकी तरफ से? तो अगर 4 लाख तक का आपका लोन है तो कोई भी मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। 4 लाख से ज़्यादा का लोन है तो 5% to 50% तक मार्जिन हो सकता है। जैसे इंडिया में स्टडी करना है तो 5% मार्जिन रहता है, आउट ऑफ इंडिया में आप स्टडी कर रहे हो तो 15% तक मार्जिन आपसे मांग सकता है बैंक। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा आपके लोन का? तो नॉर्मली 8% to 11% के बीच में रहता है। अगर आप नेशनलाइज बैंक से लोन लेने जाओगे तो 8% से 9% के बीच में मिल जाएगा, जो कि फ्लोटिंग रहता है, EBLR से लिंक रहता है, वो हर 3 महीने में चेंज होता है। ये इंटरेस्ट रेट जो रहता है कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर तक आपको सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करता है। उसके बाद जो भी अमाउंट क्यूमुलेटिव हो जाएगा उसके ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। कौन कौन से एक्सपेंसेस कंसीडर हो जाते हैं लोन के लिए? तो ट्यूशन फीस ऑफ द कॉलेज, हॉस्टल और मेस चार्जेस, एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी और लेबोरेटरीज फीस, परचेज ऑफ बुक्स, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिफॉर्म्स वगैरह कवर हो जाता है। परचेज ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप at reasonable cost if required for completion of the course. Any other expenses required to complete the course like study tours, project work, thesis, etc. Other expenses total should not be more than 20% of the tuition fees. फ्रेंड्स, ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल होता है, उसमें से जो आपका मार्जिन है वो छोड़ के बाकी का आपको बैंक लोन फाइनेंस कर देता है। जैसे 15% मार्जिन है तो टोटल एक्सपेंस का 85% तक लोन सैंक्शन हो जाएगा। डिसबर्समेंट कैसे होगा? तो डिसबर्समेंट जो है लोन का डायरेक्टली टू इंस्टीट्यूट और वेंडर ऑफ द बुक्स और इक्विपमेंट, इंस्टीट्यूट या वेंडर को डायरेक्टली पेमेंट हो जाता है। अगर फर्स्ट ईयर के लिए आपने ऑलरेडी फीस पे कर दिया है तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ये प्रोविज़न रहता है कि आपको रियम्बर्स हो जाता है। रीपेमेंट क्या रहेगा? फ्रेंड्स, ये लोन जो है आपको एज अ टर्म लोन दिया जाता है, उसको आपको EMIs में रीपे करना रहता है। तो मैक्सिमम रीपेमेंट टेनर जो रहता है वो 15 ईयर्स के लिए रहता है, मतलब 180 मंथ्स हो जाता है। उसमें मॉरेटोरियम भी आपको मिलता है। तो मॉरेटोरियम क्या रहता है? तो नॉर्मली ये कोर्स पीरियड जो भी रहेगा प्लस 1 ईयर रहेगा। अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं 4 साल का, तो 4 साल प्लस 1 साल एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। उसके बाद आपको EMI पे करना रहता है। उसमें ऑप्शन रहता है कि आप जब आपका कोर्स चल रहा है तब भी आप रीपेमेंट कर सकते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट टू बी चार्ज ड्यूरिंग द कोर्स और मॉरेटोरियम पीरियड, मतलब जब तक आपका कोर्स चल रहा है प्लस 12 मंथ्स के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज आफ्टर कोर्स और मॉरेटोरियम पीरियड, मतलब आपका मॉरेटोरियम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करना चालू हो जाएगा। सर्विसिंग ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग कोर्स मॉरेटोरियम पीरियड इज़ ऑप्शनल फॉर बोरोवर्स, मतलब जब आपका मॉरेटोरियम पीरियड चल रहा है तो अब आप इंटरेस्ट पे कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। अगर आपने पे नहीं किया है तो जो टोटल अक्रूड इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा और नया प्रिंसिपल बन जाएगा।
अगर ईएमआई स्टार्ट होने से पहले आप रेगुलरली इंटरेस्ट रीपे कर रहे हो तो आपको उसमें 1% का इंटरेस्ट रिबेट मिलता है। जैसे अभी ये जुलाई मंथ चल रहा है तो 31 जुलाई को जो भी इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डेबिट होता है आप अगस्त ख़त्म होने से पहले क्रेडिट कर देते हो लोन में, तो आपको 1% जो है इमीडिएट रिबेट मिल जाता है आपके अकाउंट में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि मॉरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोन लेते हैं 4 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट 10% ले लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाए, और लोन टेनर जो है 15 ईयर्स का ले लेते हैं, मतलब 180 मंथ्स, और कोर्स ले रहे हैं इंजीनियरिंग का 4 साल के लिए। तो मॉरेटोरियम इसमें जो हो जाएगा 4 साल प्लस 1 ईयर एक्स्ट्रा, मतलब 5 ईयर्स हो जाएगा मॉरेटोरियम। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, तो मॉरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। तो जैसे पहले साल में हम समझते हैं कि 1 लाख रुपीज़ रिलीज़ किया, तो उसके ऊपर 1 साल के लिए आपको 10% के हिसाब से 10,000 इंटरेस्ट पे करना रहेगा, मतलब इंटरेस्ट डेबिट होगा आपके अकाउंट में। और नेक्स्ट ईयर जाएंगे और 1 लाख रुपीज़ रिलीज़ कर देते हैं बैंक, तो टोटल 2 लाख रुपये आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, तो उसके ऊपर 20,000 इंटरेस्ट लगेगा। उसके थर्ड ईयर में देखा जाए तो थर्ड ईयर में और 1 लाख रुपीज़ आपको रिलीज़ हो जाएगा, तो तीसरे साल के बाद आउटस्टैंडिंग 3 लाख हो जाएगा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा आपको 30,000 टोटल हो जाएगा। और फोर्थ ईयर में आपको 1 लाख और रिलीज़ हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट जो है 40,000 हो जाएगा। और 5वां साल जो है पूरा ब्लैंक रहेगा, तो उसमें आपको रिपेमेंट नहीं करना रहेगा, पर आपको इंटरेस्ट तो लगता रहेगा बैंक में। तो और वो टोटल 4 लाख अमाउंट पे 40,000 और ब्याज लग जाएगा 1 साल में, तो टोटल ब्याज जो लग जाएगा 5 साल में वो 1,40,000 हो जाएगा। तो अगर आपने मॉरेटोरियम पीरियड के द्वारा दरमियान इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है तो आपका न्यू जो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, 5,40,000। तो अभी आपका जो ईएमआई फिक्स होगा, तो ओरिजिनल ईएमआई आपका पीरियड था 180 मंथ्स का, उसमें से ये 5 ईयर्स ऑलरेडी निकल गए, मतलब 60 मंथ्स ऑलरेडी मॉरेटोरियम में निकल गया। तो अभी रिमेनिंग पीरियड जो है 120 मंथ्स, तो उसके पर आपका ईएमआई डिसाइड होगा। तो 5,40,000 अमाउंट के लिए 120 मंथ्स के लिए जो ईएमआई आपका आ जाएगा 7,136 रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर आप मॉरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट रेगुलरली सर्व किया हुआ है, कुछ भी इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं है, तो आपका प्रिंसिपल अभी भी 4 लाख रुपीज़ रहेगा। तो उस केस में आपका 120 मंथ्स के लिए ईएमआई बनेगा 5286। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे आपको एजुकेशन लोन के लिए, तो सबसे पहली चीज़ है जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। ये सभी लोगों के लिए लगेगा, एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट या गारंटर। तो जिसमें आएगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, एड्रेस प्रूफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या गैस बिल, और फोटोग्राफ। और हम देखेंगे एप्लीकेंट से क्या क्या चीज़ लगेगी। तो एप्लीकेंट की मार्कशीट होनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, 10th, 12th, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं आप तो ग्रेजुएशन के मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट रहना चाहिए। एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर, मतलब जहाँ पे आपने एडमिशन लिया हुआ है वहाँ से कुछ कन्फर्मेशन लेटर दिया होगा कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है, तो वो एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर बैंक आपसे मांगेगा। फीस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज एंड अदर एक्सपेंसेस डिटेल, आपके पूरे 4 साल में कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं, ट्यूशन फीस क्या है, कॉलेज मेस फीस क्या है, वो सब एक्सपेंसेस आपको बैंक को देना पड़ेगा कि इतना टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 4 साल में। फीस पेड रिसिप्ट इफ़ एनी बिफोर द लोन एप्लीकेशन, मतलब आपने लोन अप्लाई करने से पहले कोई फ़ीस पे ऑलरेडी कर दी है तो उसका रिसिप्ट देना पड़ेगा, ताकि फर्स्ट ईयर के लिए वो आपको रियम्बर्स हो जाता है। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको जो है आपकी कॉलेज को डायरेक्टली पेमेंट करेगा बैंक। को एप्लीकेंट या गारंटर का क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अगर आपका लोन 4 लाख से ज़्यादा है तो उसमें गारंटर हो सकता है, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उनके नॉर्मली इनकम डिटेल्स मांगता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट तो रहेगा ही रहेगा, पर इनकम डिटेल्स में क्या देना पड़ेगा। अगर सैलराइड पर्सन है तो सैलरी स्लिप्स देनी होगी, या बिजनेस पर्सन है तो इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा, और उसके साथ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी मांगेगा बैंक। फ्रेंड्स, अगर आपका लोन 7.5 लाख से ज़्यादा है तो कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी मांगेगा बैंक आपसे। तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं तो उसमें सेल डीड
देना पड़ता है आपको। और लिंक्ड सेल डीड्स जो रहेंगे प्रीवियस 30 ईयर्स के, मतलब पिछले 30 ईयर्स में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं प्रॉपर्टी के, आपने कहाँ से परचेज़ किया, उन्होंने कहाँ से परचेज़ किया, तो टोटल पिछले 30 ईयर्स में जो भी सेल परचेज के ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके सब सेल डीड देने पड़ते हैं। अप्रूव्ड मैप होना चाहिए, मतलब जो भी आपकी सोसाइटी का लेआउट है उसका मैप अप्रूव्ड होना चाहिए, या कंस्ट्रक्शन आपने जो किया है वो कंस्ट्रक्शन प्लान के हिसाब से किया है कि नहीं, उसके लिए कंस्ट्रक्शन मैप जो रहता है वो भी होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन परमिशन मांगता है, तो आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो परमिशन के हिसाब से किया है कि नहीं, वो चेक करने के लिए कंस्ट्रक्शन परमिशन मांगता है बैंक। एनए प्लान एंड एनए परमिशन लेटर, मतलब आपका लैंड जो है अगर एग्रीकल्चर में से नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हुआ है तो उसका एनए परमिशन और एनए प्लान मांगता है। अगर आप कोई इमूवेबल सिक्योरिटी के अलावा कुछ एफडी रिसिप्ट या एलआईसी पॉलिसीज़ वगैरह सिक्योरिटी में दे रहे हैं तो वो ओरिजिनल बैंक में जमा करना पड़ता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अभी कंपलसरी विद्या लक्ष्मी पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। आप डायरेक्ट भी बैंक का कांटेक्ट करोगे तब भी बैंक आपको उनके सामने बिठा के वो ऑनलाइन साइट खुलवा के आपका रजिस्ट्रेशन करवा के ऑनलाइन अप्लाई करवाएगा। सिक्योरिटी या गारंटी क्या रहेगा फ्रेंड्स, अप टू 4 लाख का आपका लोन है तो उसमें कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, पर उसमें जो है एक गवर्नमेंट का कवर रहता है CGFS-EL, मतलब क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन, वो कंपलसरी रहता है। अबव 4 लाख एंड अप टू 7.5 लाख के लिए थर्ड पार्टी गारंटी दे सकते हो आप, या फिर गवर्नमेंट का जो कवर रहता है CGFS-EL वो ले सकते हैं। और अबव 7.5 लाख का जो लोन है उसके लिए टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी कंपलसरी बैंक मांगता है। वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर एफडी रिसिप्ट हो सकता है, या एलआईसी हो सकता है। CGFS-EL जो है उसका गारंटी फीस नॉर्मली 0.5% एनुअली रहता है जो एप्लीकेंट को पे करना पड़ता है। फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस क्या रहेंगे एजुकेशन लोन के लिए, तो नॉर्मली प्रोसेसिंग चार्ज नील रहता है। कोई बैंक जो है 2000 रुपीज़ चार्ज करती है आपको इनिशियली, अगर लोन सक्सेसफुली हो जाता है, डिस्बर्समेंट हो जाता है तो आपको वापस से रिफंड कर देता है। असाइनमेंट ऑफ फ्यूचर इनकम, मतलब बैंक आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाता है जिसमें आप फ्यूचर में जो पैसा कमाओगे उसमें से आप बैंक का लोन जो है वो रीपेमेंट करेंगे। उसके लिए एक नौकरी का चार्जेस होता है, 300 से 500 रुपये हो सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो तो प्रॉपर्टी के लिए जो स्टेट के हिसाब से एक्सपेंसेस रहते हैं वो आपको लगेंगे, जैसे लीगल चार्जेस है, तो वो प्रॉपर्टी लीगली करेक्ट है कि नहीं वो चेक करने के लिए अपने एम्पैनल एडवोकेट से वो सर्च करवाएगी, तो 2000 से 4000 तक का चार्ज हो सकता है। वैल्यूएशन चार्जेस रहता है वो 2000 से 5000 तक हो सकता है, वो प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अप्रूव्ड परमिशन के हिसाब से, अप्रूव्ड मैप के हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया है कि नहीं किया है। अभी मार्केट में जो वैल्यू है, जो लोन की अमाउंट से ज़्यादा है कि नहीं है, वो कंफर्म करता है बैंक। और स्टेट के हिसाब से मॉर्गेज चार्जेस रहता है। जैसे हम गुजरात का केस ले ले तो स्टैम्प ड्यूटी 0.35% रहता है, जैसे 20 लाख का लोन रहे तो वो 7000 हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहता है, जैसे गुजरात में 5500 जितना अप्रोक्सीमेटली हो जाता है, जो सब रजिस्ट्रार में प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं बैंक के नाम पे। और ये सब चीज़ें करने के लिए एडवोकेट का कुछ फ़ीस रहेगा 2000 के आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली 14500 के आसपास ये मॉर्गेज चार्जेस हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कौन कौन सी सब्सिडी स्कीम्स अवेलेबल है एजुकेशन लोन के लिए। तो सबसे पहला जो सब्सिडी स्कीम आएगा CSIS, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। ये जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इंडिया में स्टडी करने वाले हैं या कर रहे हैं। और ये जो है लोन अप टू 7.5 लाख के लिए ही मिलेगा, और उसमें थर्ड पार्टी गारंटी या कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। और उसका एनुअल फैमिली इनकम जो है 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये सब्सिडी के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। दूसरा जो सब्सिडी स्कीम है पढ़ो परदेश स्कीम। ये जो सब्सिडी है वो अब्रॉड में स्टडी करेंगे आउट ऑफ इंडिया, उसी के लिए अवेलेबल है। और ये जो है हायर स्टडीज़ के लिए ही अवेलेबल है, जैसे मास्टर्स कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं।
ये सब्सिडी जो मिलेगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिलेगा जिसका इनकम 6 लाख से कम हो। और ये कोई भी सब्सिडी है तो वो मॉरेटोरियम पीरियड के द्वारा जो भी इंटरेस्ट लगता है वो ही रिफंड होता है, तो उसी के लिए ये सब्सिडी रहता है। और तीसरा सब्सिडी है AC, SIS, OBC, EBC, जिसका फुल फॉर्म है डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर OBC एंड EBC। ये जो है 2014 के बाद जो भी लोन सैंक्शन हुए हैं उसी को मिलेगा। ये सब्सिडी है वो भी आउट ऑफ इंडिया में जो स्टडी करने के लिए जा रहे हैं उसी को मिलेगा, और हायर एजुकेशन के लिए ही मिलेगा, मास्टर्स, MPhil या PhD के लिए। और ये जो सब्सिडी है OBC और EBC को ही मिलेगा जिसका इनकम 1 लाख से कम है, और ये भी मॉरेटोरियम पीरियड के द्वारा जो भी इंटरेस्ट लगेगा वही रिफंड करता है। फ्रेंड, इस स्लाइड में हम देखेंगे अदर स्पेशल फीचर्स। तो रियम्बर्समेंट इज़ परमिटेड ओनली फॉर इनिशियल ईयर और सेमेस्टर फीस। मतलब आप सेकंड ईयर में लोन ले रहे हैं तो लोन लेने से पहले आपने कुछ फ़ीस पे कर दिया है तो उसी का रियम्बर्समेंट आपको हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर से बैंक जो है आपके कॉलेज को सीधा पेमेंट करेगी। सेकंड जो है टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80E, मतलब जो भी इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा एजुकेशन लोन के लिए उसके लिए आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है। वो आपके खुद के लिए सेल्फ का हो सकता है, स्पाउस का हो सकता है या चिल्ड्रन का हो सकता है। थर्ड है टेक ओवर ऑफ एजुकेशन लोन फ्रॉम अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ परमिटेड। कुछ केसेस में कुछ बैंक्स आपको दूसरे बैंक से एजुकेशन लोन टेक ओवर करने के लिए परमिशन देता है। स्टडी इन इंडिया फॉर NRI स्टूडेंट्स, मतलब कोई NRI स्टूडेंट हो इंडिया में स्टडी करना चाहता है तो उसको भी इंडिया से एजुकेशन लोन मिल सकता है। एजुकेशन लोन स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट, मतलब कुछ बैंक्स जो है वोकेशनल या स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए भी एजुकेशन लोन देता है, जो कि शॉर्ट पीरियड का होता है, 2 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक हो सकता है, और उसका अमाउंट भी कम रहता है, मैक्सिमम 1 to 2 लाख तक हो सकता है, जिसमें मॉरेटोरियम पीरियड भी कम ही मिलता है, ऑब्वियसली 6 to 12 मंथ्स का मिलता है, और रीपेमेंट जो रहता है उसको 2 years to 7 years के बीच में रीपेमेंट कर देना पड़ता है। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कभी भी एजुकेशन लोन के लिए मॉर्गेज नहीं करता है बैंक, पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के अलावा और कोई पर्पज़ के लिए मॉर्गेज करने के लिए अलाउड रहता है, तो उस केस में बैंक एग्रीकल्चर लैंड को मॉर्गेज करके उनके फैमिली मेम्बर को एजुकेशन लोन दे सकता है। कुछ स्टेट में SC/ST स्टूडेंट है उसको फ़ीस रियम्बर्समेंट का फैसिलिटी रहता है, तो उसके लिए भी एजुकेशन लोन फाइनेंस हो सकता है। जब भी उसको फ़ीस का रियम्बर्समेंट मिल जाएगा तो उस टाइम पे उनको एजुकेशन लोन में वो अमाउंट क्रेडिट कर देना रहता है। मतलब कोई SC/ST स्टूडेंट जो है वो 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है, तो फर्स्ट ईयर का फ़ीस है वो पे करने के लिए बैंक ने 1 लाख रुपीज़ लोन दिया, तो उसको रियम्बर्समेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर तक मिल जाता है स्टूडेंट को। तो उस केस में जैसे गवर्नमेंट से 1 लाख रुपीज़ फ़ीस उसका रियम्बर्स हो जाएगा तो सीधा वो लोन अकाउंट में जमा करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करवाना रहता है स्टूडेंट से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एजुकेशन लोन बैंक से अवेल कर सकते हैं और गवर्नमेंट का जो भी सब्सिडी स्कीम है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।